हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 18th ऑफ जुलाई एंड 18th ऑफ जुलाई के करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो, ये वीडियो रेगुलर आपको 12 बजे मिलेगा, दिन में 12 PM पर आपको मिल जाएगा। ये वीडियो रेगुलर मिलेगा, याद रखना, क्लियर। और इसी के साथ जो भी मेरा सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो ये मेरे हाथ में नहीं है कि आपके पास कब वीडियो पहुंचेगा, वो किसके हाथ में है? वो है यूट्यूब के हाथ में है। यूट्यूब कब आपको रीच पहुंचा है, आपके पास कब पहुंचा है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, और फिर इस वीडियो का कोई रिलीवेंस नहीं होगा। करंट अफेयर के वीडियो का कोई रिलीवेंस नहीं है 10 दिन बाद देखने में या 5 दिन बाद देखने में। अगर हाँ कुछ न्यूज़ आपको सुनना है जो कि आपके लिए रिलीवेंट है या आप जानते नहीं हो तो रिलीवेंस वो रखता है, बट अगर बेल आइकन प्रेस करोगे तो इमीडिएटली और इंस्टेंटली आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगा वैसे ही आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इजीली आप अपडेट हो जाओगे। इवन सोसाइटी में खड़े होने लायक भी बन जाओगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल हैव हेजिटेशन टू डिस्कस विद पीपल इन अ सोसाइटी वेन एवर डिस्कशन इज ऑन गोइंग ऑन द पॉलिटिक्स। क्लियर, याद रखना, अगर पॉलिटिक्स या फिर वर्ल्ड के ऊपर डिस्कस चल रहा है तो आप अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लो कि कम से कम आप डिस्कस कर सको। देखो चलते हैं, और बेल आइकन के साथ मेरे चैनल पर वीडियो ज़्यादा हो चुके हैं, इवन 1100 वीडियो हो चुके हैं। तो मैंने क्या किया है, आपके कन्वीनियंस के लिए सारे वीडियो को कैटेगराइज कर दिया है। चैनल खोलोगे, प्लेलिस्ट में जाओ तो फोल्डर 3 फोल्डर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर preparation or for your knowledge expansion. That is one, Indian economy, Indian polity and editorial section. That is also very important. आपको देखना चाहिए ये सारे फोल्डर जिससे आपकी नॉलेज एक्सपांड हो। चलते अपन आगे। देखो क्या है, अपन पहले पढ़ेंगे इंडिया रिप्लाई टू नाटो सेक्रेटरी जनरल। देखो जैसे आप जानते हो कि अभी नाटो के जनरल सेक्रेटरी जो कि मार्क रुटे हैं और यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब की मीटिंग हुई थी ऑन द इशू ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शन ऑन रशिया। वाई? रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो इसलिए क्या रशिया को धमकी दी गई थी। इसके साथ 3 कंट्रियां और थी जिनको सेकेंडरी सैंक्शन की धमकी दी गई थी। क्लियर, 100% टैरिफ की धमकी दी गई थी, सेकेंडरी सैंक्शन की धमकी दी गई थी, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अब इसमें इंडिया भी इंक्लूड थी। इंडिया ने क्या बोला है वो अपन डिटेल में जानेंगे। देन आफ्टर मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। देखो ये स्कीम तो ओल्ड है, इवन अब न्यूज़ में क्यों है अपन इसको समझेंगे कि स्कीम क्या है, इवन न्यूज़ में क्यों है वो अपन डिटेल में जानेंगे। देन आफ्टर पृथ्वी सेकंड एंड अग्नि फर्स्ट। देखो पृथ्वी सेकंड एंड अग्नि फर्स्ट का टेस्ट फायर हो गया है। अब इसकी रेंज कितनी है, कितना पेलोड कैरी कर सकती है दोनों मिसाइल, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर ब्रिटेन रिड्यूस वोटिंग एज फ्रॉम 18 to 16। ब्रिटेन ने डिसाइड किया है कि वोटिंग एज रिड्यूस करी जाएगी फ्रॉम 18 to 16। अब इससे होगा क्या, क्या बेनिफिट होगा और ऐसा हो क्यों रहा है, जो कि कीर स्टारमर है यहाँ के पीएम वो ऐसा कर क्यों रहे हैं वो अपन डिटेल में जानेंगे। देखो इंडिया रिप्लाई टू नाटो सेक्रेटरी जनरल। देखो क्या हुआ था, आप याद रखना, नाटो के सेक्रेटरी जनरल क्या नाम है इनका, मार्क रुटे, इनकी मीटिंग हुई, मीटिंग विथ यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन द इशू ऑफ रशिया यूक्रेन वार। अब देखो वेस्टर्न कंट्रियां सारी एक तरफ से, एक साइड से इंक्लाइंड हो गई हैं और यूक्रेन का पूरा सपोर्ट कर रही हैं। इवन रशिया के साथ कोई नहीं है, क्लियर, ना ही कोई कंट्री है, और जो भी कंट्री जो उनसे ट्रेड करती है, ऑयल इंपोर्ट करती है, इवन उनसे रिलेशन एनहांस करना चाहती है, वो न्यूट्रल है। क्लियर, हालांकि मैं किसी कंट्री को टारगेट नहीं कर रहा, वो सारी न्यूट्रल हो गई हैं क्योंकि वेस्टर्न कंट्रियां पूरा अटैक करने में और उन कंट्री में जो कि सपोर्ट करने का प्रयास कर रही है रशिया का, उन सभी को धमकी दे रही है, थ्रेट दे रही है कि तुम पर टैरिफ, क्योंकि यूएसए के प्रेसिडेंट पर सिर्फ ओनली एक ही चीज़ है जिसको बोलते हैं टैरिफ 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 टैरिफ। क्लियर, ये टैरिफ टैरिफ के नाम ने मतलब मुझे 5-6 महीने हो गए पढ़ाते पढ़ाते आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस, और ऐसा कोई दिन का न्यूज़पेपर नहीं रहा जिस दिन इनका टैरिफ का इशू नहीं आया। इवन मैं भी थक चुका हूं इनके बारे में पढ़ा पढ़ा के, टैरिफ टैरिफ टैरिफ, क्या टैरिफ खेल रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा, वो छोड़िए। ठीक है, क्या है कि अभी दोनों की मीटिंग हुई और उन्होंने क्या किया कि धमकी दी किसको, रशिया को। और रशिया से यूएसए ने बोला था पहले भी
कि अगर 50 डेज के अंदर अगर रशिया ने यूक्रेन का वार और सीजफायर साइन नहीं किया तो रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? हैवी इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया जाएगा, हैवी इकोनॉमिक सैंक्शन। क्लियर? अब इकोनॉमिक सैंक्शन होता क्या है? देखो, इकोनॉमिक सैंक्शन का मतलब है कि उसके ऊपर ट्रेड नहीं कर सकती किसी भी कंट्री से, इवन किसी भी कंट्री को ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। हालांकि अभी एट प्रेजेंट ऑयल फ्री है, एग्जाम्प्ट है, वो कर सकती है। क्लियर? तो इसी को देखते हुए इकोनॉमिक सैंक्शन लग जाएगा तो कई सारे जो उसके फॉरेन में फंड है वो भी सीज हो जाएंगे, तो कई सारी डिफिकल्टी है, इवन वो आइसोलेट हो जाएगी। ये समझो, इकोनॉमिक सैंक्शन का मतलब है कि वो कंट्री आइसोलेट हो जाएगी, अकेले ही उसे लड़ना पड़ेगा, जैसे नॉर्थ कोरिया के साथ हुआ था, ईरान के साथ हुआ था। क्लियर? ऐसा ही हुआ रशिया के साथ अगर हैवी इकोनॉमिक सैंक्शन लग गया तो। क्लियर? यहां तक तो बात ठीक थी भाई। अब इसके बाद इन्होंने एक और स्टेटमेंट बोल दिया कि जो कंट्रीज ट्रेड विथ रशिया रेडी टू फेस सेकेंडरी सैंक्शन। अब प्राइमरी सैंक्शन तो रशिया पर लगाया जाएगा, सेकेंडरी सैंक्शन जो कंट्री रशिया के साथ ट्रेड कर रही है उन पर सेकेंडरी सैंक्शन लगाया जाएगा। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और 3 कंट्रियों के नाम भी दे दिए ना इन्होंने। पहली कंट्री थी ब्राजील, और ब्राजील से आप देख रहे हो कि अभी यूएसए के रिलेशन बिल्कुल बिगड़े हुए हैं, क्योंकि यूएसए के प्रेसिडेंट का कहना है कि जो ब्राजील के पहले प्रेसिडेंट थे उनको तुम जेल में डाले हो करप्शन के केस में, ये गलत है जो भी कर रहे हो। और जो प्रेसिडेंट है ब्राजील के लुल्ला, क्या नाम है, लूला ही रहा है, लूला मुला है कुछ नाम, तो वो भी नहीं रिलेशन चल रहा है। इवन नियरली 20% टैरिफ भी लगा दिया, 22% टैरिफ लगा दिया है ब्राज़ील पर यूएसए ने, वो अलग बात है। क्लियर? तो क्या है, ब्राज़ील, दूसरी चाइना एंड थर्ड इंडिया, इन 3 कंट्री को भी थ्रेट दिया कि ये 3 कंट्रियां रशिया से बड़ा रिलेशन रखती हैं, इवन इन पर भी सैंक्शन लगाया जाएगा। 100% टैरिफ इंपोज किया जाएगा इन 3 कंट्री पर। और इसी के साथ ये भी बोल दिया कि जो भी कंट्री रशिया के साथ, ये यूएसए ने बहुत पहले बोला था मीटिंग से पहले, कि अगर जो भी कंट्री रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रही है तो रेडी टू फेस 500% टैरिफ। मैं आपसे बोल रहा हूं हर चीज में टैरिफ। क्लियर? 500% टैरिफ लगाया जाएगा जो भी कंट्री रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रही है। समझे? इतना हो गया काम। अब इसी बात का रिस्पॉन्स भी देना था, इंडिया को दिखाना था। अब अगर समझते हम इंडिया और रशिया के रिलेशन, देखो जैसे आप देखोगे तो 2021 में सिर्फ ओनली हम 22% जो भी हमारा कंजम्पशन होता है ऑयल का कंट्री का, उसका 22% हम ऑयल इंपोर्ट करते थे फ्रॉम रशिया से। और जैसे ही सैंक्शन लगा रशिया के ऊपर और वेस्टर्न कंट्री ने बोला कि तुम वेस्ट एशिया जो कंट्रियां हैं जैसे सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, यहाँ से ऑयल इंपोर्ट करो, रशिया से मत करो। बट रशिया ने वी कैन से गेम खेल लिया। रशिया ने बोला कि जो भी मेरे ट्रेड पार्टनर हैं मैं उनको सबको सस्ता ऑयल दूंगा, बस तुम मेरे से खरीदो। तो इसी का अपॉर्चुनिटी ली, क्योंकि हमें अपना फॉरेन रिजर्व को भी बचाना है, इवन हमारा जो डिफिसिट हो रहा है ट्रेड डिफिसिट उसको भी रिड्यूस करना है। तो ये काम के लिए इंडिया गई रशिया के पास, डील साइन हुई और 40% जितना भी 40% जो ऑयल कंजम्पशन होता है आउट ऑफ ऑल कंजम्पशन इन इंडिया हम रशिया से इंपोर्ट करने लगे। और यूएसए ने बोला कि आप पे इकोनॉमिक सैंक्शन लगेगा। तो देखो इंडिया ने बोला कि हमारी एनर्जी नीड पूरी करने के लिए हमें ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा। इवन यूएसए ने भी एग्जम्प्ट कर दिया ऑयल को, इसे इकोनॉमिक सैंक्शन से एग्जम्प्ट कर दिया ऑयल को। अब हम ऑयल इंपोर्ट करने लगे। बट यूएसए ने और जो वेस्टर्न कंट्री थे ने कंडीशन लगा दी, मिनिमम प्राइस सेट कर दी रशिया के ऑयल की $60 बैरल कर दी। क्लियर? ये डिसाइड कर दी क्या, $60 बैरल पर बैरल इन्होंने प्राइस डिसाइड कर दी, इससे कम रशिया ऑयल नहीं दे सकता। अब ये 500% का बोलना है कि 5 टैरिफ लगेगा और इन 3 कंट्रियों पर टारगेट किया।
ब्राजील, चाइना और इंडिया। देखो सिंपल बात है, ब्रिक्स से पूरा वेस्टर्न डरा हुआ है और आने वाली सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनने वाली है, जो कि इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इवन यूएसए के प्रेसिडेंट ने कई बार धमकी भी दी है ब्रिक्स को कि अगर इसमें एडिशनल मेंबर जुड़े और भी मेंबर जुड़े अदर देन 10 मेंबर, तो इस पर हैवी सैंक्शन और टैरिफ लगाया जाएगा। इवन ब्रिक्स को एक और धमकी दी थी, आपको याद हो कि जब कजान रशिया में 2024 में मीटिंग हुई थी रशिया में ब्रिक्स की, तब रशिया को यूएसए ने ब्रिक्स को धमकी दी थी, अगर यूएसए की अल्टरनेटिव करेंसी आपने एडॉप्ट करी, जो कि ट्रेड, जो आप जानते हो कि डॉलर में ट्रेड किया जाता है, अगर अल्टरनेटिव करेंसी आपने चूज करी तो आपके ऊपर टैरिफ और हैवी लगाया जाएगा। समझे? क्योंकि ब्रिक्स अभी ग्रोथ कर रही है, क्योंकि ब्रिक्स ने कितना कर लिया, ब्रिक्स की मीटिंग में 10 मेंबर जुड़ गए और ये जितने भी जुड़े हैं ना, अधिकतर उनमें से यूएसए के अगेंस्ट है। समझ लो मेरी बात को। देखो रशिया, चाइना, ईरान, ये जो मेंबर हैं ये यूएसए के अगेंस्ट है। हालांकि इंडोनेशिया नहीं है जो 2025 में ऐड हुआ है, क्योंकि इंडोनेशिया ने तो ट्रेड डील साइन भी कर ली है यूएसए के साथ, इंडिया की नहीं हो पाई। वो मैंने कई बार आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया कि इंडिया के साथ क्यों नहीं हो पा रही है। तो यही देखते हुए जो हमारे स्पोक पर्सन जो कि एक्स्ट्रा फॉरेन मिनिस्ट्री के, उन्होंने रिप्लाई आया है। उनने क्या बोला है, देखो उन्होंने सबसे बड़ी बात ये बोली कि अगर आपको लगता है ऐसा कि हम रशिया पर ही डिपेंड हैं ऑन एनर्जी नीड, तो आपकी सबसे बड़ी कमी है। क्लियर? वेस्टर्न कंट्रियों की सबसे बड़ी कमी है कि हमें डिपेंड सिर्फ ऑन रशिया पे ऑन द एनर्जी नीड और एनर्जी सिक्योरिटी। तो दैट इज अ बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ द वेस्टर्न कंट्री टू रिलाई ऑन दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। क्लियर? ये बोला। देन आफ्टर उन्होंने ये बोला कि हमारे पास कई ऑप्शन है एक्सेप्ट रशिया, सऊदी अरेबिया है, इराक है, ईरान है, कई सारी कंट्री हैं जो हमको यूएई जो ऑयल दे सकती हैं। क्लियर? ये कहानी बोली। और दूसरी बात उन्होंने बोला कि किसी भी कंट्री या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की दम नहीं है कि इंडिया पर सैंक्शन लगाए, क्योंकि यू ऑलरेडी एग्जम्ड द ऑयल फ्रॉम द इकोनॉमिक सैंक्शन ऑन रशिया। आपने खुद ही ऑयल को एग्जाम करके रखा है और जो कि इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया रशिया पे, और पहले ही ऑलरेडी आपने $60 पर बैरल आपने प्राइस डिसाइड कर दी है। तो इसके बाद भी आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? इंडिया का रिप्लाई ये आया है। अब ये मुझे समझ नहीं आता, मेरा मैसेज ये कहता है कि वेस्टर्न कंट्री सिर्फ ओनली कंट्रियों से जल रही हैं, एशिया की कंट्री से सिर्फ ओनली जल रही हैं। अब जल क्यों रही हैं? क्योंकि एशियन कंट्री जैसे इंडिया, चाइना, ये सारी ग्रोथ बहुत कर रही हैं। क्या कर रही हैं? ग्रोथ कर रही हैं। और जो वेस्टर्न कंट्री है इनकी इंटरनेशनल वैल्यू कम होते जा रही है। जैसे इंडिया ने ग्लोबल साउथ बनाया। अब ग्लोबल साउथ क्या है? देखो जो भी डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग कंट्री हैं, इन सभी को जोड़ के इंडिया लीडर बन गई। और ये मेन रीजन ये था कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं दे नीड ऑल्सो द इक्वालिटी इन द इंटरनेशनल इशूज। क्लियर? तो लीडर बनेगी, इंडिया लीडर है, तो इंडिया से ये वेस्टर्न कंट्रियाँ सारी चल रही हैं। क्लियर? दूसरा रीजन है चाइना, तो आप जानते हो ग्रोथ ही कर रही है। चाइना तो बराबर जवाब देती है, कभी क्रिटिकल मिनरल बंद कर देती है, कभी रेयर अर्थ मेटल बंद कर देती है इनको देना। तो इनको तो चाइना ने अच्छे से गेम इनका बजा के रखा है। क्लियर? और इसी के साथ क्या है, इंडिया भी इनको अच्छे से कर रही है, जवाब दे रही है, और इंडिया नहीं डर रही है। इवन ये कई बार उल्टी सीधी बातें करते हैं और ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया इज गोइंग टू बी फार अहेड ऑफ देयर इकोनॉमिकली प्रोग्रेस। क्लियर? ये कहानी है, चलते पर आगे। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप स्कीम, देखो क्या है, 2009 में एक स्कीम निकाली थी। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, इस मिनिस्ट्री ने एक स्कीम निकाली थी 2009 में, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप स्कीम। इस स्कीम का मेन मोटिव था जो कि हमारे यहां पर 6 माइनॉरिटी हैं, जो कि 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज हैं। कौन कौन सी? जैसे बुद्धिस्ट, मुस्लिम, जैन, पारसीज, क्रिश्चियन एंड सिख।
क्लियर। ये 6 माइनॉरिटी हैं, इनके लिए ये स्कीम निकाली गई थी, मौलाना आजाद फेलोशिप स्कीम। इसमें क्या होगा, इसमें फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी, फाइनेंशियल हेल्प टू माइनॉरिटी स्टूडेंट्स फॉर परसुइंग एमफिल एंड पीएचडी। क्या एमफिल और पीएचडी अगर कोई भी माइनॉरिटी स्टूडेंट करना चाहता है तो उसको गवर्नमेंट फेलोशिप स्कीम, मतलब फेलोशिप फाइनेंशियल हेल्प करेगी, क्लियर, स्कॉलरशिप देगी उसको, यही स्कीम है, क्लियर। ये कहानी है 2009 में। बट न्यूज में क्यों है ये, देखो क्या है, जनवरी 2025 से किसी भी बच्चे को फेलोशिप नहीं मिली है और इसका ऑब्जेक्शन भी उठ रहा है। तो अब गवर्नमेंट क्या है, अभी कौन सा जुलाई मंथ चल रहा है, 6-7 महीने हो गए, किसी को फेलोशिप नहीं मिली, इवन फाइनेंशियली वीकनेस चल रही है स्कीम। तो क्या है, इसको फिर से रिज्यूम करने के लिए कि सबको स्कीम का बेनिफिट मिले, इवन सबको पैसा मिले, स्कॉलरशिप मिले, जो माइनॉरिटी हैं, जो एक्चुअल में इंटेलिजेंट है, दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग बेटर फॉर आवर कंट्री बट बिलोंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो उन सभी को फेलोशिप दी जाएगी, क्लियर। ये कहानी और कुछ नहीं है, स्टार्ट की जाएगी। अग्नि पृथ्वी सेकंड, देखो क्या है कि अभी टेस्ट कर लिया है, टेस्ट फायर्ड अग्नि फर्स्ट एंड पृथ्वी सेकंड, इसका कर दिया, कहां से, फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज कोस्ट ऑफ उड़ीसा, वहां से टेस्ट कर लिया है, क्लियर। हालांकि ये वीकेंड से क्या कह सकते हैं, स्मॉल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, कौन सी, हाँ बैलिस्टिक मिसाइल है, मीडियम रेंज है स्मॉल रेंज है, बताना मुझे, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल है, क्लियर, बैलिस्टिक मिसाइल, लॉन्ग तो नहीं है, स्मॉल ही है या मीडियम है, ये कंफर्म करके बताना मेरे को, स्मॉल है कि मीडियम है, स्मॉल ही है आई थिंक। देखो अब पृथ्वी 2 की क्या रेंज है और कितना वीकेंड से पेलोड कैरी करके ले आ सकती है। देखो अगर बात की जाए पृथ्वी 2 की, तो ये वीकेंड से 350 किलोमीटर इसकी रेंज है, देख रहे हो आप कि 350 किलोमीटर तक ये डेस्टिनेशन, जो भी एनिमी का टारगेट होगा उसको टारगेट डिस्ट्रॉय कर सकता है। इवन ये पेलोड कैरी कर सकती है, पेलोड कैरी, जिसको वारहेड, न्यूक्लियर वारहेड, इवन कन्वेंशनल भी कैरी कर सकती है, जो कि 500 केजी तक, देख रहे हो आप 500 केजी। इवन अग्नि की बात की जाए, जो कि अग्नि फर्स्ट है, क्योंकि ये सबसे सक्सेसफुल है, अग्नि 5 भी आ गई है, क्लियर। और अग्नि फर्स्ट की बात की जाए तो इसकी रेंज है दोस्तों 700 टू 900 किलोमीटर। इवन ये वह पेलोड कैरी कर सकती है, पेलोड कैरी कितना, अप्रोक्सीमेटली 1000 केजी तक ले जा सकती है, कितना पेलोड, इवन 1000 केजी तक ले जा सकती है। इवन यही जानिए और कुछ नहीं जानना आपको इसके बारे में, रेंज और पेलोड कैरी कितना कर सकती है ये मेन रहता है, आपको मिसाइल का इतना याद रखना। चलते पना ब्रिटेन रिड्यूस वोटिंग राइट फ्रॉम 18 टू 16, देखो आप जानते हो कि यूरोपियन यूनियन इवन ऑल्सो एडॉप्टेड द वोटिंग राइट फॉर द वी कैन से वोटिंग राइट एट द एज ऑफ 18 ईयर, क्लियर, 18 ईयर एज वो मानते हैं, क्लियर, वोटिंग राइट इतनी होना चाहिए। और आप जानते हो ब्रिटेन मेंबर नहीं है किसका, यूरोपियन यूनियन का, उसने ब्रेक्सिट कर दिया था और उसके बाद से ब्रिटेन नहीं है मेंबर। इवन अब यूरोपियन यूनियन में कितने हैं, 27 मेंबर, 28 हट गए ब्रिटेन साहब, क्लियर। अब इन्होंने क्या किया कि जैसे आप जानते हो कि यहाँ के कीर स्टारमर पीएम है, कीर स्टारमर, जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे तो इनका मैनिफेस्टो आया था और इन्होंने मैनिफेस्टो बोला था कि मैं वोटिंग राइट की एज रिड्यूस करूंगा फ्रॉम 18 ईयर टू 16 ईयर, जिससे जो 16 ईयर के बच्चे हैं, जो भी 16 ईयर के एज के यूथ हैं, उन सभी को भी मौका मिल सके कि वो डेमोक्रेसी को समझ सके। क्या, पीपल ट्रस्ट इन
इन डेमोक्रेसी, पीपल ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी और विश्वास कर सके, इवन दे हैव सम पावर टू चूज देयर गवर्नमेंट, क्लियर, इंडिपेंडेंटली, क्लियर। हाँ, वो फादर मदर पर डिपेंड ना रहा है कि भैया आप हमारी गवर्नमेंट को तुम चूज करो, हमें जो अच्छा पीएम लग रहा है, तो क्लियर, अब उनको भी राइट मिलेगा। बट ये पार्लियामेंट से पास होगा नहीं, इसको पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। और मुझे लगता है, आपको भी लगता है, आप भी समझ जाओगे पार्लियामेंट का अप्रूवल मिल जाएगा, क्योंकि कीर स्टारमर मेजोरिटी है और इनके मैनिफेस्टो में था, तो इसी को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। तो डेफिनेटली मेजोरिटी में ये लोगों ने वोट दिया है, तो पार्लियामेंट से भी पास हो जाएगा। अब क्वेश्चन बनता है कि देखो, क्वेश्चन ये बनता है कि इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखो, पहले आप जानते हो कि पहले हमारे यहाँ वोटिंग एज 21 थी, फिर इसके बाद 18 हो गई, और कौन सा अमेंडमेंट था, 69th अमेंडमेंट था, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, जिससे वोटिंग एज रिड्यूस कर दी थी फ्रॉम 21 टू कितनी 18 ईयर, 69 था कि 61 था, कंफर्म कर लेना, क्लियर। तो क्या है कि इसमें इंडिया में होना चाहिए, देखो इंडिया में बिल्कुल होना चाहिए, मेरा ओपिनियन कहता है कि इंडिया में बिल्कुल एज रिड्यूस होना चाहिए 16 ईयर। जब आप रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम में जब आप जुवेनाइल की एज रिड्यूस कर सकते हो, इवन महाराष्ट्र में जो बिल पास हुआ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट, उसमें तुमने जुवेनाइल की एज 18 से 16 ईयर कर दी, जो ड्रग पेडलर हैं, तो आप क्यों ना वोटिंग राइट दिया जाए। देखो, आज की दुनिया में जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इवन हमसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंट होते हैं, टेक्नोलॉजी वैसे वर्ल्ड है, एआई का वर्ल्ड है, तो बच्चे का ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है, उनका माइंड शार्प हो जाता है। इवन जो हमारे घर में भी हैं, अपने आपके घर में भी होंगे, जो आपके भतीजे होंगे या आपके भाई के बच्चे होंगे, वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी। हालांकि सोशल इशू नहीं है, बट टेक्नोलॉजी में वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। इवन यू ऑल्सो आस्क समटाइम दैट व्हाट इज द प्रोसीजर दिस पर्टिकुलर मोबाइल, क्लियर, कि इसको कैसे ऑपरेट करूं, क्या बताओ, कैसे ये मेरा ऑप्शन को ओपन कर दो, ये कई सारे आप पूछते होंगे। तो टेक्नोलॉजी ड्राइवन पीपल हैं आजकल यूथ, तो उनको एज भी रिड्यूस होना चाहिए इंडिया के अंदर भी, क्लियर, और ये डेफिनेटली गुड डिसीजन है। तो इसी के साथ आपके 18 ऑफ जुलाई के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करो, बेल आइकन प्रेस नहीं कर रहे हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, या फिर वीडियो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जब तक वो न्यूज़ ही खराब हो जाएगी। कोई देखने से मतलब नहीं है, अगर रिलीवेंट लगता है तो ही देखना, मतलब मत देखना, क्लियर। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद। शायद मैं कल, चांसेस कम है मेरे आने के, 50-50 चांसेस हैं, आ भी सकता हूँ, वीडियो बना भी सकता हूँ न्यूज़पेपर का, बट एमसी का वीडियो जरूर मिलेगा, क्लियर। चलते बना, जय हिंद।